Hello, dear students. Welcome you all to the MCQs Expert Series, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे MCQs फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, जिसमें सबसे पहले हम बुक कवर करने जा रहे हैं ओसवाल की, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे। ओसवाल की अगर आप बुक देखेंगे तो उसके अंदर MCQs में 3 सेक्शंस दिए होते हैं। The first one is stand alone MCQs. The second one is assertion and reason based questions. इसको भी हम पढ़ेंगे assertion and reason based. इससे भी काफ़ी कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं. And the last one is case based MCQs. तो ये तीनों ही हम डिस्कस करेंगे। जब MCQs में सोल्व कर रहा हूँ तो कुछ आपको उसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा और साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट्स भी हम हर पार्ट कर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंड अलोन MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन इंटीजर, एन नेचुरल नंबर, एन ओड इंटीजर, एन इवन इंटीजर। तो देखो इस क्वेश्चन को आप देखकर ही समझ सकते हैं। पहले हमें किस तरीके से सोचना है कि किसी एक n नंबर का स्क्वायर किया गया और उसमें से 1 को माइनस किया गया, अब वो 8 से डिविजिबल है। तो देखो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर होता है, किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर एक ओड नंबर होता है, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, अगर वो इवन नंबर है और उसमें से मैंने 1 को माइनस कर दिया तो वो ओड बन जाएगा। अगर वो इवन नंबर है और मैंने 1 माइनस किया तो वो ओड बन जाएगा। अब ओड नंबर कभी भी 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा, अब इवन नंबर के जो भी ऑप्शंस हैं वो सब हमें कट कर देने पड़ेंगे। डी ऑप्शन कट हो गया। नेचुरल नंबर में सभी नंबर आते हैं, इवन भी और ओड भी, तो इसका आंसर नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। इंटीजर्स में भी सभी आते हैं, इवन ओड, तो इंटीजर्स भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बचा एक ऑप्शन सी, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि n अगर एक ओड नंबर है तभी ऐसा हो सकता है कि n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल हो जाए 8 से, अदरवाइज वो डिविजिबल हो ही नहीं सकता। तो हमारी कॉमन सेंस ने हमें इसका आंसर दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंदर हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो लार्जेस्ट नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे और रिस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर बचाए, ऐसे केस में हमें HCF निकालना होगा। जो नंबर्स है उसमें उसका रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो बचता है, लाइक 70 से अगर डिवाइड किया जाए तो 5 बचेगा और 125 को अगर डिवाइड किया जाए तो 8 बचेगा। देखो जो भी नंबर 70 को डिवाइड कर पा रहा है या 125 को डिवाइड कर पा रहा है और रिमाइंडर बचा रहा है 5 और 8, इसका मतलब है कि वो नंबर एग्जैक्टली 65 और 117 को डिवाइड कर पा रहा है। यानी कि इनका हमें HCF निकालना पड़ेगा, इनका हमें HCF निकालना पड़ेगा। इनका HCF हम इजीली निकाल सकते हैं। 65 और 117 का HCF होगा 13। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे थोड़ा एक बार बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। लाइक 65 के हमने फैक्टर किए, दैट इज 5 इंटू 13। फिर 117 के हमने फैक्टर किए, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 13। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इनमें से वो इसका HCF हो जाएगा, दैट इज 13। अच्छा, एक तरीका तो ये था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाला, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हमने पढ़ा। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को टैकल करने का क्या हो सकता है। तो देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि ऐसा नंबर हमें बताना है जो कि
70 को और 125 को अगर डिवाइड करे तो ये रिमाइंडर्स बचे। तो देखो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल बेकार दिए हुए हैं, क्योंकि ये नंबर 70 को क्या ही डिवाइड करेंगे, 875 इसको क्या डिवाइड करेंगे, ये क्या रिमाइंडर बचाएंगे, कुछ भी नहीं। तो ये तो सीधा ही पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो नंबर इन दोनों नंबर से बड़े हैं। तो ये ऑप्शन हमें फालतू में दिए हुए हैं, ये ऑप्शन एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं, इनका कोई भी यहाँ पर यूज नहीं है। अच्छा, अब हम हमारे पास बचता है 65 और 13, 65 और 13। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर है तो हमारा ध्यान सबसे पहले 65 पे जाएगा, क्योंकि 65 लार्जर नंबर है। ओके, अब हम चेक करते हैं। मान लो मैंने 65 से डिवाइड किया 70 को, तो मैं देख रहा हूँ कि 5 रिमाइंडर आ गया। अच्छा, अब मैंने 125 को डिवाइड किया 65 से, तो ये 1 पे ही जाएगा। 65 मुझे दिख रहा है कि 8 रिमाइंडर तो नहीं हो सकता, 8 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, एक ही ऑप्शन बचा जो कि है 13। इसको हम क्लिक करेंगे या टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें सिंपली जो HCF का कंसेप्ट है वो यूज हो रहा है। HCF का कंसेप्ट हमें कैसे देखना होगा, मान लो दो या उससे ज्यादा नंबर्स का हम HCF निकालते हैं, तो हम सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। फिर प्राइम फैक्टर्स में हमें क्या करना है, हमें चूज करनी है मैक्सिमम सॉरी हमें चूज करनी होगी मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जो फैक्टर्स कॉमन है उनकी मिनिमम वाले पावर वाले फैक्टर्स हम ले लेंगे। जैसे कि ए ये है एक्स क्यूब वाई स्केयर, एक टाइप से इसे हम फैक्टर्स ही समझ सकते हैं। बी एक्स वाई क्यूब, इन्हें भी हम फैक्टर समझ सकते हैं। ओके, अब मैं देख रहा हूं इसमें x पावर 3 है और इधर x की पावर 1 है, इधर y की पावर 2 है और इधर y की पावर 3 है। मैंने क्या बोला, मिनिमम पावर लेनी होगी हमें किसकी, कॉमन फैक्टर्स की। ओके, कॉमन फैक्टर x है, यहाँ पर x की मिनिमम पावर 1 है, यानी कि ये लिया जाएगा। इनटू y है इधर, y की मिनिमम पावर 2 है, ये लिया जाएगा। तो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी x इंटू वाई स्क्वेयर, x इंटू वाई स्क्वेयर, x इंटू वाई स्क्वेयर ये होगा। अच्छा, अब साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि LCM क्या होगा। अगर ये तो ठीक है, इसके अंदर तो जैसे हमने देख लिया कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें LCM पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन के अंदर, इन्हीं दोनों नंबर्स का LCM क्या होगा, मान लो ये पूछ लिया जाए हमसे, इन्हीं दोनों नंबर्स का LCM क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। LCM मैं आपको बता देता हूँ, दो या उससे ज़्यादा नंबर्स के लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें मैक्सिमम पावर लेनी होती है। मैक्सिमम पावर किसकी, अच्छा मैक्सिमम पावर वाले फैक्टर कौन से, ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर का। जैसे HCF में हमने क्या देखा था, सिर्फ कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर। अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमें ऐसे दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वेयर और दूसरा नंबर है एक्स स्क्वेयर वाई पावर 2, अब हमें इसका HCF निकालना है, HCF। तो हम सिर्फ कॉमन फैक्टर देखेंगे, जेड को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि जेड कॉमन नहीं है दोनों में। सिर्फ कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर HCF कहलाएगी, ये इसका HCF हो गया। लेकिन जहां पर हम LCM की बात करते हैं, LCM में ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर काउंट होता है, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो, और उसकी मैक्सिमम पावर। अगर कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो जो बड़ी पावर है वो उठा लो। अगर कॉमन नहीं है तो जो है एज इट इज हमें रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि अगर मुझे ए और बी का एलसीएम निकालना है, तो जो कि ए आप देख पा रहे हैं, ए किसके इक्वल है, एक्स क्यूब वाई स्केयर। ओके, बी किसके इक्वल है, एक्स वाई क्यूब। ओके, अब मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूं, तो ईच फैक्टर मतलब x हो गया, x की मैक्सिमम पावर मुझे उठानी होगी, दैट इज एक्स क्यूब। सिमिलरली y की भी मैक्सिमम पावर मुझे उठानी होगी, दैट इज वाई क्यूब। ये इसका एलसीएम हो गया।
ये इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जो कि एचसीएफ पूछा था हमसे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, एक्स वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है दैट इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट भी किया था कि 65 के हमने फैक्टर्स बनाए थे 5 इंटू 13 और 117 के हमने फैक्टर बनाए थे 3 पावर 2 इंटू 13, और हमने फिर एचसीएफ इनका निकाला था। जो कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर दोनों में ही 1 है, तो मिनिमम 1 ही हो गई, तो 13 इसका एचसीएफ हमने निकाला था। अब इसने बोला है कि अगर इनके एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा जाए तो m की वैल्यू क्या होगी। ओके, हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं 65m माइनस 117। देखो, एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम यहीं से m की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। लाइक 117 को मैं इधर लेके जाता हूँ तो 65m इज इक्वल टू 130, अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ देन m विल बी इक्वल टू 130 ओवर 65, दैट इज 2। तो मैंने देखा कि m की वैल्यू 2 निकल गई। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका हम डायरेक्ट ऑप्शंस में से चूज करें। डायरेक्ट ऑप्शंस में से हम चूज कर सकते हैं। हमने देखा कि HCF 13 है, अगर मैं 65 इंटू 1 कर देता हूँ, मान लो फर्स्ट ऑप्शन, ये सी ऑप्शन मैंने उठाया 1 माइनस 117, तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, ये तो 13 बनेगा नहीं। मुझे 13 चाहिए आंसर में, क्योंकि इसने बोला HCF को इस फॉर्म में लिखना है, मुझे आंसर में 13 चाहिए, तो ये 13 नहीं बन रहा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं 2 रखता हूँ सेकंड नंबर पे, 65 इंटू 2 माइनस 117, तो ये मैं देख रहा हूँ 13 के इक्वल आ चुका है, ये 13 के इक्वल आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज इक्वल टू 2, सॉरी एम इज इक्वल टू 2, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बिल्कुल सेम अभी अभी जो हमने किया था बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको वापस दिखाता हूँ मैं। ये हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3 की ए और बी दिया हुआ है, तो HCF इसका निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हमसे LCM पूछ लिया गया, तो मैंने आपको बता ही दिया है ए बी स्क्वायर पहला नंबर है जिसका नाम इन्होंने P दिया है, दूसरा नंबर है Q जिसका नाम इन्होंने दिया है A क्यूब B। हम क्या करेंगे, P और Q में जो भी फैक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर को लेकर चलेंगे, तब हम निकाल पाएंगे LCM। ओके, ए की मैक्सिमम पावर 3 है और बी की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ए क्यूब बी स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, काफी इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। इसने बोला है कि सबसे छोटा नंबर जो 1 to 10 सभी नंबर से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा। देखो, एक तो तरीका इसका क्या है, जनरल जो बेसिक मेथड है वो ये है कि हम एलसीएम निकालें सभी नंबर्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी नंबर्स का हम एलसीएम निकालें और फिर हम जो भी आंसर आएगा इनमें से उसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, हम खाली ऑप्शंस चेक करते हैं। जैसे लाइक मैंने ऑप्शन चेक किया फर्स्ट 10, मैं देख रहा हूँ 10 ठीक है, 3 से 1 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। और इसने क्या कहा है, जो सभी नंबर से डिवाइड हो 1 to 10, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। 100 भी 3 से डिवाइड नहीं हो पाता, ये नहीं हो सकता आंसर। 5043 से तो डिवाइड हो गया, लेकिन एक बात आप खुद से सोच लें कि लास्ट में 10 भी है, 10 तक सभी से डिवाइड होना चाहिए, और 10 से डिवाइड होने वाले नंबर के एंड में 0 जरूर होता है, इसके एंड में 0 नहीं है, तो मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इकलौता एक ही ऑप्शन बचा है डी। अब देखो, स्टूडेंट्स वहां काफी सारी कैलकुलेशंस करने में लगे होंगे और आप कॉमन सेंस का यूज करके इसको इजीली टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही पहले आपको ऑप्शन पर भी नजर डालनी है, क्योंकि कई ऑप्शन तो वैसे ही बिल्कुल ही बेकार दिए होते हैं, तो आपको ऑप्शन पर नजर डालनी है, वहीं से आपका आंसर निकल सकता है। ओके,
तो ये काफी इजी था। अगर आप वैसे भी इनका एलसीएम भी लेते हैं तो भी ये 2520 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रैशनल, रैशनल और इरेशनल, और डी ऑप्शन है वन। वन का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कोई भी हम रैशनल नंबर लेते हैं, ये मैं नॉन जीरो रैशनल नंबर ले रहा हूँ फिलहाल। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, और एक और रैशनल नंबर लेते हैं। रैशनल नंबर को हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने रैशनल नंबर को क्यू लिखा है। अब हम कोई भी प्रोडक्ट, जैसे इसने बोला, हम अगर इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर होगा, हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। अगर हम दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, आई से डिनोट करता हूं मैं इरेशनल नंबर को, दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, अगर हम उनका सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है। इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। और थर्ड केस, अगर मैं एक नंबर इरेशनल लेता हूं और एक नंबर रैशनल लेता हूं, अब मुझे इन दोनों को ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं। अच्छा, यहां पर नॉन जीरो रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं कुछ भी करता हूं तो आंसर हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, और इसके ऊपर सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों आपको दिखें एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, तो आप समझ जाएं कि वो एक्सप्रेशन इरेशनल नंबर होगी। तो यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल, ए पर आप टिक करेंगे, हमेशा इरेशनल ही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। The decimal expansion of rational number, this will terminate after। अच्छा, अब इसका भी आप तरीका देख लें। सबसे पहले टर्मिनेट वाले में हमें ये चेक करना है कि कितने प्लेसेस के बाद होगा। उस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि कहीं आपस में इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, ये कहीं एक किसी एक नंबर पर कट तो नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर लेना है क्यू 1250, इसके फैक्टर्स बनाने, जैसा कि हम जानते हैं 125 5 का क्यूब होता है। अच्छा, अब इंटू 10 भी है क्योंकि 1250 है, तो 10 क्या होता है 2 इंटू 5, यानी कि मैं इजीली इसके फैक्टर्स माइंड में ही कर सकता हूँ। मुझे अलग से ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि 1250 पहले ये 2 पे जाएगा फिर 5 पे जाएगा, वो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 125 5 का क्यूब होता है, और इंटू एक जीरो लगी है तो इंटू 10 है, 2 इंटू 5, तो मुझे पता चला कि इसके फैक्टर्स 5 पावर 4 इंटू 2 ये हो गए। ओके, अब मुझे ये चेक करना है कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जिसकी भी 5 या 2, देखो दो ही चीज हो सकती है डिनोमिनेटर में, या तो 2 होगा या 5 होगा। अगर इसके अलावा कुछ आ भी जाता है तो वो टर्मिनेट ही नहीं होगा। पहली बात तो मान लो 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, कोई भी और प्राइम नंबर अगर आ जाता है तो वो टर्मिनेट ही नहीं होगा। और टर्मिनेट हो रहा है तो सिर्फ 5 और 2 की ही पावर्स प्रेजेंट हो सकती है। अब हमें कैसे बताना है कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, हमें मैक्सिमम पावर देखनी है, इधर 1 है इधर 4 है, ज्यादा पावर किसकी है 5 की, जो कि कितनी है पावर 4। तो हम समझ जाएंगे कि ये 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। हमें सिर्फ मैक्सिमम पावर देखनी है। अगर दोनों की पावर सेम है किसी केस में, लाइक नीचे आ गया 5 पावर 2 और 2 पावर 2, इसका मतलब 2 प्लेसेस के बाद डिनोमिनेटर में अगर ऐसा आता है तो, अगर डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके से आ जाता है कि 5 की पावर 3 है लेकिन 2 की पावर है ही नहीं, तो हम उसे 2 की पावर 0 कह सकते हैं, तो भी वो 3 प्लेसेस के बाद ही टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं, तो इसका आंसर होगा 4 डेसिमल प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
दिस इज एन फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या नन ऑफ दीज। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया एक नंबर रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है, और रैशनल और इरेशनल में कुछ भी करो, डिवाइड किया हुआ है जैसे इसके अंदर, हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर विल बी अ इरेशनल नंबर। सो आंसर हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर विल बी एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + √5 इज अगेन सेम, रैशनल और इरेशनल ऐड किया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द नंबर दिस इज एन इरेशनल रैशनल इंटीजर होल। ये देखो ये टर्मिनेट हो रहा है एक प्लेस के बाद, इसके बाद आगे ना तो डॉट लगा हुआ है, देखो ऐसा होता है 1732, अगर डॉट लगे हैं इसका मतलब क्या है, वो अभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर डॉट नहीं लगे हैं इसका मतलब क्या है, वो वहीं पर खत्म हो गया। और जो भी टर्मिनेट हो जाता है वो रैशनल नंबर होता है। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ। रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, रैशनल नंबर दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन इसकी होती है। पहली टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जैसा कि इसमें टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाना, कुछ प्लेसेस के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग, तब भी वो रैशनल ही कहलाएगा। जो बार वाले नंबर्स होते हैं, लाइक मैंने ये लिखा 1.737373 और मैंने डॉट लगा दिया, इसका मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.73 बार। रिपीट वाले भी रैशनल नंबर ही होते हैं। अब बचे इरेशनल नंबर, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये होते हैं इरेशनल नंबर, जैसे कि 1.373373337 इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन डॉट लगा होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ भी ये डॉट हटा देता हूँ, यहाँ भी मैं अगर डॉट नहीं लगाता तो ये रैशनल की कैटेगरी में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये टर्मिनेट हो चुका है। अगर ये टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग किस में आए? रैशनल में। तो इसलिए डॉट लगा होना जरूरी है, डॉट लगे होने जरूरी है। डॉट का मतलब ये है कि ये खत्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। और फिर हमें बस इतना देखना है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे देखो इधर 3 7 है तो अगली बार 3 3 आ गया, अगली बार 7 3 आ गया। जब भी किसी सीरीज में एक नंबर बार बार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले 3 एक बार था, अब ये 2 बार है, अब ये 3 बार है, अगले बार 4 बार होगा, तो ऐसे में ये नॉन रिपीटिंग ही कहलाएगा। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो हम वापस आते हैं क्वेश्चन पर। द नंबर दिस इज रैशनल नंबर, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2.13113111। अब देखो इसमें 1 1 हर बार इंक्रीज हो रहा है और डॉट 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 भी लगे हुए हैं, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ चुका है, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following rational numbers is expressible as terminating decimal? देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल में सिर्फ हम उन्हीं रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर, अगर मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिखता हूँ रैशनल नंबर को, तो q की बात कर रहा हूँ मैं, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है 2 पावर n इंटू 5 पावर m, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स। मतलब कि 2 की कोई पावर हो सकती है, 5 की कोई पावर हो सकती है, या दोनों की कुछ पावर्स हो सकती है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर अगर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के खाते में चला जाएगा, टर्मिनेटिंग के खाते में नहीं रहेगा। टर्मिनेटिंग के खाते में कौन है? 2, 5 या दोनों,
2, 5 या दोनों। अब इनकी पावर कितनी भी हो, होल नंबर में होनी चाहिए। मतलब 0 हो सकती है, लाइक ऐसा हो सकता है सिर्फ 5 की पावर हो, 2 की ना हो, तो उसमें 2 की पावर 0 हो गई ना, और 0 एक होल नंबर है, इसीलिए मैंने होल नंबर बोला है m और n को। तो सिर्फ अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, या दोनों मिलकर भी हो सकते हैं, पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन को करना है और मुझे ये देखना है कि इसमें से टर्मिनेटिंग किसकी होगी। तो मैं सिर्फ Q को देखूंगा, सिर्फ मैं इनमें से Q को चेक करूंगा। पहले मैंने ये देखा कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, किसी पर भी नहीं कट हो रहे हैं ये, तो मैं 625 के फैक्टर्स कर लूंगा। अगर आपको याद हो 625 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। और अगर आपको याद हो 25 5 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसके फैक्टर्स बन गए 5 पावर 4। तो क्या ये इस फॉर्म में नहीं आ गया, 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 4, और 0 और 4 दोनों ही होल नंबर है। अगर ऐसा है तो टर्मिनेटिंग यही होगा। बाकी हमें अब चेक भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा, मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है। तो ये एक आंसर इसका हो चुका है। बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो इन तीनों को आप चेक कर सकते हैं, 2 और 5 के अलावा इनमें कोई ना कोई फैक्टर जरूर प्रेजेंट होगा, तभी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सम ऑफ रैशनल नंबर्स दिस एंड दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। अब इनके सम की बात की गई है, तो मैं क्या करूंगा, 15/4 प्लस ये 5/40 है, इसे कट करके मैं 1/8 लिख सकता हूँ। मैंने एलसीएम लिया, दैट इज 8, देन 4 2 जा 8, 15 2 जा 30 प्लस 1। मैं देख रहा हूँ ये आ गया 31/8। हालांकि मुझे ऊपर से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, मुझे 8 से मतलब है, 8 से मतलब है। 8 मुझे पता है 2 पावर 3 होता है, तो डिनोमिनेटर में क्या आया, 2 पावर 3। और मैंने क्या बताया था, जब भी ये हमें निकालने हो कितने प्लेसेस के बाद, तो 2 पावर और जो 5 की पावर होती है, इनमें से जो बड़ी पावर हो उतने ही प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो मैंने देख लिया यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो 3 ज्यादा है, तो 3 प्लेसेस के 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाएगा वही, उसके बाद आगे नहीं होगा। तो ये थे स्टैंड अलोन एमसीक्यूज वाला जो पार्ट था हमारा। नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। इस टाइप सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हम समझ लेते हैं, डायरेक्शन क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो अभी आने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन। दो स्टेटमेंट होंगी, फर्स्ट स्टेटमेंट को इसने कहा है असर्शन, सेकेंड स्टेटमेंट को इसने कहा है रीजन। मार्क द करेक्ट चॉइस एज, इस तरीके से हमें करेक्ट चॉइस मार्क करनी है। क्या है, अगर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर में एक्सप्लेन किया हुआ है जो ए के अंदर है, असर्शन के अंदर है, आर में रीजन में उसका रीजन दिया हुआ है, तब तो हम ए ऑप्शन को चूज करेंगे। अदरवाइज बी ऑप्शन में क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अब भी दोनों ट्रू है, उसमें भी दोनों ट्रू थे, लेकिन आर क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर कोई अलग स्टेटमेंट है, ट्रू है लेकिन अलग स्टेटमेंट है, तब हम बी ऑप्शन का यूज करेंगे। अच्छा, सी ऑप्शन में क्या है, ए इज ट्रू लेकिन आर फॉल्स हो गया इसके अंदर, तो सी ऑप्शन। और अगर एसर्शन ही फॉल्स हो जाए तब तो रीजन को हम चेक करें ना करें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एसर्शन फॉल्स सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज डी। अगर एसर्शन फॉल्स हो जाए, अगर एसर्शन ट्रू है तो हमें बाकी चेक करना पड़ेगा रीजन को, लेकिन एसर्शन अगर फॉल्स है तो हम डी ऑप्शन डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं विदाउट चेकिंग रीजन। ओके, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है दैट 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 हैव एग्जैक्टली कंपोजिट नंबर्स। यस, असर्शन बिल्कुल ट्रू है। कंपोजिट नंबर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं
कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। एक तो 1 और एक वो खुद, ये दो तो हर किसी के फैक्टर्स होते ही होते हैं 1 को छोड़कर, बाकी सभी के ये दो तो फैक्टर्स होते ही होते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई फैक्टर है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कंपोजिट नंबर है। अच्छा, अब ये कंपोजिट नंबर है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? देखो 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11, अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लूँ तो कुछ अंदर भी बचेगा, जैसे यहाँ पर बचा 7 इंटू 13 प्लस यहाँ बचा 1, इधर से 11 यहाँ से चला गया, इधर से 11 गया तो 1 बच गया। अब देखो 11 भी इसका एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर और कोई भी मिल जाए, देखो एक 1 जो भी नंबर ये मिलकर बनेगा फाइनली, ऐड वगैरह या जो भी मल्टीप्लिकेशन है जो भी करने के बाद फाइनली जो नंबर हमें मिलेगा वो तो एक नंबर है ही, उसका एक फैक्टर होगा 1, दूसरा फैक्टर होगा इटसेल्फ, तीसरा फैक्टर हमें मिल गया 11। ये जो भी है वो फोर्थ फैक्टर है, चौथा फैक्टर है, क्या पता इससे ज्यादा भी फैक्टर हो। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हुए कि हमने इसे कंपोजिट का नाम दे दिया। अच्छा, अब हम चेक करते हैं क्या दूसरा भी कंपोजिट नंबर है, जो इसने दूसरा लिखा हुआ है क्या वो भी कंपोजिट नंबर है? अभी हम चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। देखो ये एक ही टर्म है क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, ये अलग है क्योंकि प्लस या माइनस से टर्म अलग हो जाती है। तो 3 मैंने कॉमन लिया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 नहीं लिखना क्योंकि 3 बाहर चला गया, और प्लस यहाँ बचा 1। तो मैंने देखा 3 इसका एक और फैक्टर आ गया, एक तो 1 इसका फैक्टर है, एक ये खुद इसका फैक्टर है, एक 3 भी फैक्टर आ गया, और एक ये जो अंदर बचा है वो भी इसका फैक्टर है। तो मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंपोजिट नंबर है। तो एजर्सन ट्रू हो गया। अच्छा, रीजन की अगर मैं बात करता हूँ, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। क्या यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं? यस, बिल्कुल ले सकता हूँ। देखो इधर क्या दिया हुआ है हमें, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4। देखो 4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इधर 3 इंटू 3, 12 में से 4 चला गया, 3 बच गया, इंटू 101 प्लस 1, देखो कॉमन आ गया। और अब ये अगर कॉमन आ गया तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, और ये अगर ये कंपोजिट नंबर है तो रीजन फॉल्स हो गया, क्योंकि क्या दिया हुआ है, इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी, दैट assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं assertion एंड रीजन का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इफ HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 6 एंड LCM इज दिस, क्या ये सही है? इसका HCF 6, इसका LCM 3000। देखो अगर वैसे तो हम इजीली निकाल सकते हैं, HCF और LCM दोनों ही हम निकाल सकते हैं और इजीली हम पता कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस का यूज करें तो मुझे जो यहाँ पर कॉमन सेंस दिख रही है वो ये दिख रही है। देखो 54 9 से डिवाइड होता है, यानी कि 9 इसका एक फैक्टर है, और LCM में 9 फैक्टर होना अब जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि एलसीएम में सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ 3000 तो 9 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि इसके सभी डिजिट का सम 3 आता है, जबकि 9 से डिवाइड होने वाले डिजिट का सम 9 18 27 ये आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि एलसीएम गलत दिया हुआ है। ये मुझे यहीं से पता चल गया कि ये एलसीएम गलत दिया हुआ है। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल के कि गलत है या नहीं। तो यहाँ से ये एसर्शन फॉल्स हो गया, एसर्शन फॉल्स हो गया, ये बात क्लियर है। तो मैं सीधा डी ऑप्शन पर चेक करूंगा। मुझे चेक नहीं करना अब कि रीजन है या नहीं ट्रू, मुझे ये देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एसर्शन फॉल्स हो गया और एक ही ऑप्शन में है एसर्शन इज फॉल्स, तो यही इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एसर्शन में दिया हुआ है HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या उससे ज्यादा का नंबर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन द नंबर। बिल्कुल ठीक बात है, ये मैंने आपको बताई भी थी अभी थोड़ी देर पहले की, जो भी कॉमन फैक्टर है, ईच कॉमन फैक्टर, इनकी स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है।
हो गया। अच्छा, अब रीजन में दिया हुआ है कि इसका HCF 15 है। अब चेक करो इसी लॉजिक का यूज करके इसने ये 3 निकाला हुआ है क्या, कहीं पता चले इसका HCF कुछ और आ रहा है तो हम चेक करेंगे। एजर्शन ट्रू है, ये क्लियर हो गया। अगर रीजन भी ट्रू हो जाता है तो लॉजिक तो सेम ही लग रहा है दोनों में, ये भी HCF की बात कर रहा है, ये भी HCF की। तो अब हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा, ए ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। हम चेक कर लेते हैं 12 के फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो 4 3 जा 12, 4 मतलब ये और 3 मतलब ये। ओके 21 देखूं तो 3 7 जा 20। ओके अगर मैं 15 को देखता हूं तो 3 5 जा 15। कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है और मिनिमम पावर 1 ही है क्योंकि सब में ही 3 की पावर 1 है और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तीनों में। तो इसका HCF 3 है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं असर्शन रीजन का। The product of two consecutive positive integers is divisible by 2। तो कोई भी कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, क्या उनका प्रोडक्ट 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। कैसे देखो 2 इंटू 3, हर बार जब भी हम कंजिक्यूटिव लेंगे एक इवन लिया जाएगा एक ओड लिया जाएगा, और जैसे ही इवन नंबर आ गया तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लाइक कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 15 16 ये एक इवन नंबर आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे बहुत ही इजीली 2 से डिवाइड हो गया, ये कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यस ये 2 से डिवाइड हो गया, यानी कि रीजन इज करेक्ट, रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो करेक्ट हो गया, सॉरी रीजन नहीं, एसर्शन इज करेक्ट। अभी रीजन तो हमने चेक ही नहीं किया, एसर्शन इज करेक्ट। ओके रीजन चेक करते हैं। दिस इज ए कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सही है। देखो कैसे, मुझे देखते ही कैसे पता चला, 1 इसका एक फैक्टर होगा, ये खुद इसका एक फैक्टर होगा, लास्ट में 5 है मतलब 5 से ये डिवाइड होता है, मतलब 5 भी इसका एक फैक्टर हो गया। अगर 5 भी इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन दोनों के कंसेप्ट अलग अलग है। देखो ये तो कुछ और कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 2, ये कुछ और कह रहा है, कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट ले आया। दोनों ट्रू तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, that the decimal expansion of 15 upon 16,000 is this। ओके अब हम चेक करेंगे इसको, अब हम चेक करेंगे कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन। देखो सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स, जो भी डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स बनाने हैं। ओके उसके फैक्टर्स बहुत ही इजीली बनाए जा सकते हैं। कैसे हम बनाएंगे, देखो मुझे ये बात पता है कि 100 10 मतलब होता है 2 इंटू 5, बस इतना काफी है। देखो 10 मतलब 2 इंटू 5, 100 क्या होता है 10 का ही तो स्क्वायर है, तो दोनों पावर दो दो कर दो। अगर मेरे पास 1000 आ जाता है तो क्या होगा, इसका क्यूब है 10 का, तो 2 पावर 3 और 5 पावर 3। तो मैं देखो इसको कैसे लिखूंगा, 16 और 1000। 16 तो मुझे पता है 2 पावर 4 होता है, 4 का स्क्वायर फिर 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 पावर 4 इंटू, ये मुझे पता चल गया 1000 होता है 2 पावर 3 5 पावर 3। तो मुझे ये पता चला कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 पावर 7 और 5 पावर 3, जिसमें से एक 5 तो यहां से कट जाएगा तो 5 पावर 2 बचेगी। यानी कि फाइनली इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, आप देखिए जरा, फाइनली मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7 इंटू 5 पावर 2। ओके अब हमें जब भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, डेसिमल एक्सपेंशन जब भी हमें निकालनी है, मैंने फैक्टर्स बना लिए, उसके बाद मुझे क्या करना होता है 2 और 5 की पावर्स को सेम करना है। कैसे करूंगा मैं सेम, जो भी चीज की कमी है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करके। जैसे मैं देख रहा हूं 2 की पावर 7 है और इधर 5 की पावर 2 है, 2 पावर 7 हो गई और
5 की पावर हो गई 2, तो मैं क्या करूँगा 5 पावर 5 और दे दूंगा इसको, और इधर भी मैं यही करने जा रहा हूँ 5 पावर 5 और दे दी मैंने इसको। बोथ साइड ऊपर नीचे अगर दोनों में हम करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उस चीज़ से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मैंने देखा 3 इंटू 5 पावर 4 होता है 625। 625 को फिर से अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3125 होता है, और डिवाइड बाय क्या है 10 पावर 7। ये कैसे हुआ, 2 पावर 7 ये रहा, 5 पावर 7 ये रहा, 5 पावर 7, तो 10 पावर 7 बन गया। 2 पावर 7, 5 पावर 7, 10 पावर 7। ओके, तो अब मैं इसे देखो क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिखूंगा 9375 डिवाइडेड बाय 10 पावर 7। तो 7 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होना चाहिए, 7 प्लेसेस के बाद, 7 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होना चाहिए। अब मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ 0.000937 ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। रीजन फॉल्स है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीजन फॉल्स दे दिया, हमें और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 7 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होना चाहिए था, लेकिन इसने कितने प्लेसेस के बाद कर दिया 1 2 3 4 5, इसने 5 प्लेसेस के बाद ही टर्मिनेट कर दिया, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है जब असर्शन फॉल्स हो जाए तब हमें रीजन की तरफ देखना भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, assertion दिया हुआ है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। अभी चेक कर लेते हैं, देखो कट तो हो नहीं रहा है, तो मैक्सिमम पावर देखो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 प्लेसेस के बाद यानी कि assertion ठीक हो गया। रीजन पे आ जाते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अभी हमने देखा था ये 5 पावर 5 है, 5 पावर 5 है ये, तो मुझे पता चल गया 3125 5 पावर 5 है, तो 5 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होना चाहिए था, लेकिन इसने बोला 3, तो मतलब एजर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर, केस बेस्ड एमसीक्यूज, केस बेस्ड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पढ़ते हैं, इसके जितने भी पार्ट्स हैं हम सारे के सारे सोल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेस्ड ऑफ द सेम। ठीक है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए बोला जा रहा है। देयर आर 2 sections, 2 sections हैं A and B of grade 10. There are 32 students in section A sorry, and 36 students in section B. एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स हैं। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, that what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among the students of section A और section B। देखो, एक में 32 स्टूडेंट हैं, एक में 36 स्टूडेंट हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ से हमारे पास वो नंबर निकल आए, वो बुक्स की नंबर निकल आएंगी कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जो 32 भी जिसे पूरा पूरा डिवाइड कर सके, 36 भी जिसे पूरा पूरा डिवाइड कर सके, मतलब ऐसी नंबर ऑफ बुक्स कि 32 स्टूडेंट्स में अगर हम डिवाइड करें तो बराबर बराबर बट जाए, 36 में डिवाइड करें तो भी बराबर बराबर बट जाए, तो हम एलसीएम ले लेंगे इनका। ओके, एलसीएम का तरीका वही है, पहले हम 32 के फैक्टर्स निकालते हैं डायरेक्ट। अब पता है कि ये 2 पावर 5 होती है, 36 मुझे पता है 6 का स्क्वायर होता है, 6 क्या है 2 into 3, अब स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दो।
तो अब मुझे क्या करना है, एलसीएम। मैंने आपको बताया था एलसीएम में हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर ली जाती है। 2 की मैक्सिमम पावर 5, तो 2 पावर 5। 3 की मैक्सिमम पावर 2, इसमें कॉमन नहीं देखना हमें, इसमें बस मैक्सिमम पावर, हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर। तो 2 पावर 5 हुआ 32 इंटू 3 पावर 2 हुआ 9, तो 288 इसका एलसीएम आ गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the product of two positive integers is equal to the product of HCF and LCM is true, ये बात true है, then the HCF of 32 and 36 is, तो इनका HCF क्या होगा। देखो, एक तो तरीका ये है कि हम ये वाला तरीका यूज कर लें कि दो नंबर का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल है, या फिर हम डायरेक्ट इसका HCF निकाल दें। HCF तो सेम आना है, HCF में कोई अंतर नहीं हो सकता। अच्छा, अब HCF ऑप्शन से हम डायरेक्ट उठा लेते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़े नंबर से हम शुरुआत करते हैं 8 से। क्या 8 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, 36 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 8 HCF नहीं हो सकता। 6 क्या दोनों को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, 32 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, HCF 6 नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करते हैं 4 की। क्या 4 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है? 32 यस, और 36 यस, दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। तो अब दो करे या ना करे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यही होगा, इसका बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि इसका इस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज, इसको प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो काफी इजी है, इसका भी एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। 36 6 का स्क्वायर होता है, और 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 2, 3 पावर 2, और ये मैं देख रहा हूं ए ऑप्शन में आएगा, तो यही ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ए कंपोजिट नंबर, ये तो आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि बार बार ये कंसेप्ट यूज हो रहा है। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15, फिर प्लस 15 है, तो 15 कॉमन लिया जा सकता है। तो जैसे ही हमें पता चला कि कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 इसका फैक्टर है, खुद इसका फैक्टर है 15, ये भी इसका फैक्टर हो गया। और 15 के दो फैक्टर और भी कर सकते हो तुम, 3 इंटू 5, तो 3 से भी डिवाइड होता है ये नंबर, 5 से भी डिवाइड होता है, 1 भी इसका फैक्टर है, खुद भी इसका फैक्टर है, तो बहुत ज्यादा फैक्टर हो गए, तो हम ये कह सकते हैं ये कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, थर्ड टाइम है ये क्वेश्चन। पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी की वैल्यू दी हुई है ए बी स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर बी। देन एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है? हर फैक्टर की मैक्सिमम पावर, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम पावर ए की भी 2 है, बी की भी 2 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट, सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, केस बेस्ड एमसीक्यूज। इसमें क्या दिया हुआ है? ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 104 respectively. अब शुरू होगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, in each of the room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Same number of participants हर रूम के अंदर बैठेंगे और सेम सब्जेक्ट के होंगे वो। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम, हर रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं हम HCF से पता करेंगे। एक ऐसा नंबर जो 60 को भी टुकड़ों में बांट दे, यानी कि 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, 84 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, 108 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। आप चाहो तो सीधा ऑप्शन में से उठा सकते हो, अगर आप ऑप्शन में से नहीं उठाते हैं तो डायरेक्ट HCF निकाल सकते हो। वैसे इसका आंसर 12 आना चाहिए, क्योंकि 60
12 की टेबल में आता है, 84 12 की टेबल में आता है, 108 12 की टेबल में आता है। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक 60 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो 12 5 जा 60, 5 आ गया, 12 रह गया, 12 को 3 4 जा 12, 3 आ गया, 4 रह गया, 4 क्या होता है 2 पावर 2। इस तरीके से थोड़े फैक्टर्स बनाए जाते हैं इस तरीके से, लाइक 84 है, अगर आपको टेबल याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, 12 7 जा 84, तो 7 इंटू 12, 12 के ये रहे फैक्टर्स, 3 इंटू 2 पावर 2। ओके 108, 108 9 इंटू 12 होता है, 9 इंटू 12, तो 9 क्या है 3 पावर 2, और 12 क्या है 3 पावर 1 इंटू 2 पावर 2, तो 3 पावर, फाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 2, 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 2। ओके, अब HCF निकालना है, पहले हम देखेंगे कॉमन फैक्टर, क्या 5 कॉमन है तीनों में, नहीं है, 7 नहीं है, 3 यस 3 है, तो 3 की मिनिमम पावर ले रही है हमें। HCF में आपको ये ध्यान रखना होगा, HCF में ये ध्यान रखना होगा, मिनिमम पावर 3 कॉमन है, 3 की 1 मिनिमम पावर है, 3 पावर 1, 2 कॉमन है, यस तीनों में आ रहा है, 2 की मिनिमम पावर 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं, next is what is the minimum number of rooms required during the event, कम से कम कितने कमरे चाहिएंगे। देखो एक कमरे में 12 लोग बैठ रहे हैं, अब ये तो पता चल चुका है, 12 पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम, देन टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 60, 84, 108, अगर हम इसे 12 से डिवाइड कर दें तो मुझे पता चलेगा कि इस रूम, ये इसके लिए 5 रूम्स चाहिए, इसके लिए 7 रूम्स चाहिए, और 108 के लिए 9 रूम्स चाहिए, यानी कि 16 16 प्लस 5 21 टोटल नंबर ऑफ रूम्स हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, 21। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें सिंपल एलसीएम पूछा है, एलसीएम काफ़ी इजी है, हमने इसके फैक्टर्स यहाँ पर कर ही लिए थे, तो यही मैं बता देता हूँ एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, यही मैं बता देता हूँ। एलसीएम में हर एक फैक्टर 5 है, 5 की मैक्सिमम पावर, 7 है, 7 की मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर, बस इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड जो भी आंसर आएगा उसे हम इजीली मार्क कर सकते हैं, दैट इज 3780 इसका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, अभी अभी हमने HCF निकाला, HCF हमारा आया था 12, और अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM हमारा आया था 3780, बस सिर्फ इनका प्रोडक्ट पूछा गया है और कुछ भी नहीं, आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हैं, दैट आंसर विल बी 45360। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, इसका एक क्वेश्चन और रह गया क्योंकि एक केस बेस्ड में 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 MCQs। इसने कहा 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज, अभी अभी हमने प्राइम्स के रूप में इसे लिखा था, क्योंकि ये होता है 9 इंटू 12, 9 ये और 12 ये, यानी कि 3 पावर 3 और 2 की पावर 2, तो 2 पावर 2 और 3 पावर 3 ये रहा, डी ऑप्शन में करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, ए गार्डन कंसिस्ट ऑफ 135 रोज प्लांट्स, 135 रोज प्लांट्स हैं, planted in certain number of columns, there are another set of 225 marigold plants which is to be planted in same number of columns, उन्हें प्लांट करना है अभी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी प्लांटेड, मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम हो सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, दोनों का HCF 135, एक ऐसा नंबर जो 125 और 225 दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो, तो चेक कर लेते हैं। देखो
वैसे तो आप इजीली यहाँ से पता लगा सकते हो ऑप्शन से, लेकिन हम पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे? देखो ये होता है 15 9 जा, थोड़ी बहुत टेबल तो आपको आनी चाहिए। 15 9 जा होता है, 9 मतलब 3 पावर 2, 15 मतलब 3 इंटू 5, यानी कि इसके फैक्टर्स बने 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। ओके, अब हम आते हैं 225। मुझे पता है ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 इंटू 5 का स्क्वायर है, तो दो दो बार ले लो। अब इसका HCF निकालना है, कॉमन फैक्टर दोनों ही है, तो मिनिमम पावर 3 पावर 2 और 5 की मिनिमम पावर 1, यानी कि 9 5 जा 45 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी प्लांटेड इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ये काफी इजी और बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। 135 प्लस 225 दैट इज 360। ये काफी इजी क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा है, सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, किसके? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी प्लांटेड। हमें अभी अभी पता चला कि 45 थे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब ये कह रहा है इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उसके एक्सपोनेंट का सम। प्राइम फैक्टर क्या बन रहे, देखो ये होता है 9 5 जा 9 यानी कि ये रहा, और 5 यानी कि ये रहा। अब इसके एक्सपोनेंट, प्राइम फैक्टर्स तो हमने बना लिए, इसके एक्सपोनेंट का सम, इट मीन्स 2 प्लस 1 दैट इज 3। इसके एक्सपोनेंट का सम क्या होगा? 3। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लांटेड। टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं जिसके अंदर ये प्लांट हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ रोज पूछा है। देखो 135 प्लांट्स हैं, एक रो में 45 प्लांट्स हैं, तो मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ 3 रोज इसके लिए चाहिए। ओके, 225 प्लांट्स हैं और एक रो के अंदर 45 है, तो मैं अगर चेक करता हूँ तो 5 रोज इसके लिए लगेंगी। तो 3 प्लस 5 यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो हो गई वो 8 हो गई, यानी कि 8 रोज चाहिएगी इनको प्लांट करने के लिए। ओके, इसी का लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमने अभी अभी निकाला 360। देखो इसको भी हम टुकड़ों में ब्रेक करके करते हैं। 360 मतलब 36 इंटू 10, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 इसका स्क्वायर, तो दोनों में स्क्वायर कर दो। 10 यानी कि 2 5 जा 10, तो 2 पावर फाइनली 3 हो गई, और 3 की पावर 2 है, और 5 की पावर 1 है। प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट निकला, एक निकला 3 और एक निकला 2 और एक निकला 1, इनका सम करेंगे तो 6 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? ए मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री का कोई मॉडल वो बना रहा है। ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग ए क्विज फॉर द ऑडियंस। ओके, आपकी हेल्प चाहिए उसको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो जब भी हम फैक्टर ट्री बनाते हैं, लाइक मुझे 15 का फैक्टर ट्री बनाना है, मैं क्या करूंगा, एक फैक्टर यहाँ लिखूंगा और इसका जो बाकी बच गया वो फैक्टर में यहाँ लिखूंगा। मतलब कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तब जाकर 15 बनता है। तो इसी तरीके से इधर क्या है, 2 7 8 3 और 5, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तब जाकर एक्स बनेगा। और इन दोनों को हम अप्रोक्सीमेशन से भी काफी इजीली निकाल सकते हैं, दैट बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 13915। देखो ये तो वैसे भी करेक्ट नहीं हो सकता, लास्ट में जीरो आई नहीं रही है, लास्ट में 5 आ रहा है, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। या तो ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। अब इधर 27 है, 27 5 जा 135 होता है, तो थोड़ा बहुत कैरी आएगा तो 139 तक जाएगा, 150 तक तो जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की क्या वैल्यू होगी? अब देखो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2
2783 आना चाहिए। तो 253 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2783 आ जाए। तो 2783 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 253 से। तो 11 पे कट होगा, 11 पे कट होगा। इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, सी। यूनिट डिजिट मैच करके देख सकते हो आप। लाइक 253 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आएगी यूनिट डिजिट, जबकि हमें तो 3 चाहिए। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे यूनिट डिजिट 6 होगी, हमें तो यूनिट डिजिट 3 चाहिए, नहीं होगा। 1 से करके देखोगे यूनिट डिजिट 3 आएगी, ये हो सकता है। 9 से करोगे तो 7 आएगी, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि अब कंफर्म है कि यही होगा। अब तो कंफर्म हो गया कि यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की क्या, 11 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 253 आ जाए। अब फिर से देखो, अब मैं यूनिट डिजिट वाले तरीके से आपको करवाने जा रहा हूँ। 11 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 253 आ जाए। देखो 1 है इधर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 2 आएगा, नहीं हो सकता। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में 3 आएगा, बिल्कुल यही है। आपको चेक करने की और ज़रूरत भी नहीं है, पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 7 से करोगे तो यूनिट डिजिट में 7, नहीं बात बन पाएगी। 9 से करोगे तो यूनिट डिजिट में 9, नहीं बात बन पाएगी। तो एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, दैट इज 23। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13519 इज अ कंपोजिट नंबर होगा। देखो 13915, 1 इसका एक फैक्टर है, ये खुद भी इसका एक फैक्टर है। लास्ट में जैसे ही 5 आया तो मुझे पता चल गया कि ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 भी इसका एक फैक्टर हो गया। दो के अलावा कोई भी आपको फैक्टर पकड़ में आ जाए तो समझ लेना वो कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, ये काफी सिंपल है। सिंपली हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 13915 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 5 पर। तो 5 2 जा 10, 3 बच गया, इधर 3 रिमाइंडर हो गया। देन 5 7 जा 35, 4 रिमाइंडर हो गया। 5 8 जा 40, 1 रिमाइंडर हो गया। 5 3 जा 15। अब मुझे क्लियरली पता है कि 5 से तो और जाने वाला है नहीं, और मुझे ऑप्शंस में 11 सब में दिख रहा है, यानी कि 11 से तो जाएगा ही जाएगा ये, क्योंकि 11 तो सब में दिख रहा है। तो 11 से 11 2 जा 22, 5 बचा, 11 5 जा और 11 3 जा, फिर से 11 पे जा रहा है 23। अब किसी पे नहीं जाएगा, यानी कि इसके फैक्टर क्या बने, 5 इंटू 11 पावर 2 इंटू 23। इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट पावर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने ये पार्ट भी अपना ओवर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज ओसवाल की बुक में थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, जल्दी हम इसके सेकंड चैप्टर की भी वीडियो लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।